ये सब क्या है रे बाबा? पूरी वीडियो में सब समझा देगा। हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूजुअली इकोनॉमिक्स जो सिलेबस है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, दैट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वहां पे नेशनल इनकम एक टॉपिक रहता है जिसके अंदर सब टॉपिक्स रहते हैं। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, how to calculate GDP, how GDP is different from GNP, so on and so forth. So आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द जीडीपी और स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड देन मूविंग अहेड layer by layer in this topic. First, let me introduce myself. I'm SK Bura, Labor Enforcement Officer, UPSC, All India Rank 2, and let's start with today's important topic, that is national income. First, let's look into the definition of the concept. What is national income? So, national income, it is a key economic indicator. That means it deals with economic of a country, it deals with economic any territorial entity. तो ये नेशनल है, दैट मीन्स इट डील्स विद अ नेशन। तो इट इज अ की इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ all the goods and services produced within the boundary of a country during a specific period of time. That means it consists of three things: total value of goods and services, that means whatever goods and services produced within the territorial boundary of the country, means जो बाउंड्री है कंट्री की, देश की, उसके अंदर, दैट मीन्स इट इज लोकेशन स्पेसिफिक ऑल्सो, एंड थर्ड इज विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. So that means it can be a year, it can be a quarter, it can be half yearly. So usually a year. National income deals with three components: total value of goods and services, territorial entity, and a set defined period, which is usually a year. It serves as a comprehensive measure of nation's economic activity, and it is crucial for assessing the overall economic condition or overall economic health एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री. हम नेशनल इनकम को देख के एक कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ या फिर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं, उसका कयास लगा सकते हैं कि जो कंट्री है वो उसकी जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो किस दिशा में जा रही है, क्या वो बूम कर रही है या फिर वो डिटेरियोरेट कर रही है. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. Now let's look into the important points related to national income. So the first one is production value. जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तीन इंडिकेटर रहते हैं. पहला है प्रोडक्शन वैल्यू, मींस इट एनकम्पासेस द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग दोज इन द एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रोडक्शन वैल्यू, कि कितने रुपए की या फिर कितनी मॉनेटरी वैल्यू की. मॉनेटरी वैल्यू मींस दैट वैल्यू विच कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो कितनी मॉनेटरी वैल्यू की एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, या फिर सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, अदर, और या फिर कोई कितने रुपए की, कितनी वैल्यू की सर्विसेज रेंडर की गई हैं. तो तीनों ही सेक्टर में जितनी वैल्यू की प्रोडक्शन हुआ है, that is one of the characteristics of national income. And second one is income generation. It measures the income generated by individuals and businesses within the country, including the wages, profit, rent, taxes minus subsidy. तो बात करें कि इनकम की, इसका एक कंपोनेंट इनकम भी होता है कि कितनी इनकम जनरेट हुई है यूजिंग ऑल दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसके अंदर हम अंदाजा लगा सकते, नेशनल इनकम का पार्ट, एक इनकम जनरेशन भी नेशनल इनकम का पार्ट होता है. तो इसके अंदर हमारा वेजेस इंक्लूड होती हैं, प्रॉफिट इंक्लूड होता है, कोई रेंट है वो इंक्लूड होता है, और टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, और इन सबसे सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है इन व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, उसको माइनस कर दिया जाता है. डिटेल में इस कंसेप्ट को आगे हम देखेंगे जब हम ways to calculate the GDP को कवर अप करेंगे. देन वी विल लुक इनटू द
details aspect of this income generation. The next component is इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नेशनल इनकम को देख के हम कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ या फिर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं। सो नेशनल इनकम इज अ क्रिटिकल इंडिकेटर फॉर इवेल्युएटिंग द नेशंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये देख के कि कितनी नेशनल इनकम है, हम वहां के लोगों का क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, या उस कंट्री की इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, उस कंट्री की इकोनॉमी की क्या हेल्थ है, उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम ओवर द टाइम इज जनरली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर एक नेशनल इनकम ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है तो मतलब हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस देश का वो भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बेसिकली इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, बट इसके बारे में डिटेल्स हमने डिस्कशन नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी इसी सीरीज की प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। देन इज मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिस्ट्स एंड पॉलिसी मेकर्स use national income data for macroeconomic analysis for policy formulation and decision making. It helps in identifying the economic trends and patterns. तो बेसिकली जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं या एनालिस्ट होते हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट होते हैं, वो इस नेशनल इनकम के डेटा को देख के, इस डेटा को असेस करके, इसको एनालाइज करके जो हमारी पॉलिसी मेकिंग टीम रहती है या फिर इकोनॉमिस्ट रहते हैं, वो कि किस सेक्टर में बूम चल रहा है, किस सेक्टर में ग्रोथ की जरूरत है, किस सेक्टर में गवर्नमेंट के और ज्यादा इकोनॉमिक इंटरवेंशन की जरूरत है, तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस भी हम कर सकते हैं नेशनल इनकम के डेटा को एनालाइज करके। एंड द नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वेजेस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, रेंट होते हैं, टैक्सेस एंड सब्सिडी, ये 5 होते हैं। तो हम इसको देखते हैं डिटेल में। So components of national income are, number 1 is wages, तो पेमेंट टू लेबर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन। तो इसके अंदर क्या वेजेस इंक्लूड होंगी, जो नेशनल इनकम होगी उसके अंदर वेजेस इंक्लूड होंगी कि जितनी भी लेबर है उसको प्रोडक्शन के एवज में कितनी पगार दी गई है, कितनी सैलरी दी गई है, कितनी वेजेस दी गई है, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। कोई भी बिजनेस हाउसेज है उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, अर्निंग ऑफ द बिजनेसेस आफ्टर डिडक्टिंग दी कोस्ट। कोस्ट मींस जो भी हमें रॉ मटेरियल या फिर उसके प्रोडक्शन में इंटरमीडिएरी कॉस्ट लगी है उसको डिडक्ट करके जितनी अर्निंग या जितना प्रॉफिट हुआ है उस किसी भी बिजनेस हाउसेज का, वो भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। देन इज रेंट, जो इनकम जनरेटेड फ्रॉम द यूज ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी। अगर हमने किसी को अपना लैंड या फिर किसी को अपनी बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, उसके एवज में जो हमें किराया आता है, जो रेंट आता है, दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडिंग एज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। एंड टैक्सेस एंड सब्सिडी, सो टैक्सेस रिड्यूसेस द नेशनल इनकम व्हाइल सब्सिडी इंक्रीजेस इट, एंड द नेट इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडी इज कंसीडर्ड इन द कैलकुलेशन। तो टैक्सेस को ऐड कर दिया जाएगा, सब्सिडीज को माइनस कर दिया जाएगा, इन सबको, सो दैट विल इंक्लूड आवर नेशनल इनकम। तो टैक्सेस माइनस सब्सिडीज का जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, उनको वेजेस, प्रॉफिट और रेंट के साथ ऐड कर दिया जाएगा, एंड दैट विल बी द टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। लेट्स लुक इनटू मोर डिटेल्स। सो जो हमने डिस्कस किया अभी हम उसको मैथमेटिकली देखते हैं। सो मैथमेटिकली नेशनल इनकम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी का डिफरेंस। सो टी माइनस एस का डिफरेंस इन सब के साथ ऐड कर दिया जाएगा, वेजेस, प्रॉफिट, रेंट के साथ ऐड कर दिया जाएगा टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को, एंड दैट विल बी आवर national income. So it is a fundamental concept in economics and is often used in conjunction with other indicators like GDP, gross domestic product, and GNP, gross national product, to provide a comprehensive understanding of the country's economic performance. So national income एक broader economic concept है जिसको हम GDP और GNP जैसे और भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ जोड़ के हम एक देश की
क्या इकोनॉमिक हेल्थ है, क्या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, एंड वेयर द इकोनॉमी इज गोइंग इन द कमिंग फ्यूचर, वो असेस कर सकते हैं बाय लुकिंग इनटू द नेशनल इनकम डाटा अलोंग विद जीडीपी एंड जीएनपी. सो जीडीपी एंड जीएनपी हम आने जीडीपी एंड जीएनपी वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स इन द लेक्चर अहेड. लुकिंग इनटू नेशनल इनकम, सबसे पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस किया. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू जीडीपी, देन लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, जीडीपी वर्सेस जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ जीडीपी, हमारी महंगाई का जीडीपी दर पे क्या इंपैक्ट रहता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के रिलेटेड, ग्रोस जीएनपी से रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं, ये सब हम इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे. ये बेसिकली 2 लेक्चर के अंदर हम ये सारा कवर अप करेंगे पर्टेनिंग टू द नेशनल इनकम. First, let's start with one of the important definition which is a part of this chapter, that is factor cost. फैक्ट कोस्ट क्या होता है? फैक्ट कोस्ट यूजुअली आप देखेंगे कि कभी जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें फैक्ट कोस्ट पूछ लिया जाता है. फैक्टर कोस्ट क्या होता है ये देखते हैं. फैक्टर कोस्ट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज including payments made to all the factor of production such as labor, capital, raw material. So it represents the actual cost incurred by the producer. Fact cost basically किसी भी goods या services को produce करने में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली लैंड होती है, दैट इज कैपिटल होता है, लेबर होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स या फिर रॉ मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर कोस्ट. जो भी ऐसे इंटरमीडिएट कोस्ट किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगी, हम उसको बोलते हैं फैक्टर कोस्ट. इट इज द एक्चुअल कोस्ट रेंडर्ड बाय द एनी प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस सम गुड्स. किसी भी एक प्रोड्यूसर के द्वारा किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कोस्ट झेलनी पड़ी है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर कोस्ट. फॉर्मूला क्या होता है फैक्टर कोस्ट का? फैक्टर कोस्ट इज इक्वल टू पेमेंट टू लेबर, पेमेंट टू कैपिटल, पेमेंट टू लैंड एंड पेमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. जो जो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में बीच की जो पेमेंट लगी है, चाहे वो लेबर को पैसे देना हुआ, चाहे वो कैपिटल गुड्स के लिए हुआ, चाहे वो लैंड के लिए या फिर रेंट देना पड़ा, या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप को चलाने के लिए जो भी कॉस्ट लगी, चाहे वो कोई लाइसेंस लेने की लगी या फिर कोई और गवर्नमेंट परमिशन को लेने की कॉस्ट लगी, ये सब उसके अंदर आ जाता है फैक्टर कोस्ट के अंदर. इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं. इमेजिन अ बेकरी प्रोड्यूसिंग केक्स. द फैक्टर कोस्ट इंक्लूड्स पेमेंट टू बेकर्स, दैट इज लेबर, cost of oven or equipment, that is capital, rent to the bakery space, that is land, and the entrepreneur's salary for managing the business. तो मान लीजिए एक केक की शॉप, आपको एक बेकरी है और वो केक बनाती है, तो उस केक को बनाने में क्या क्या कॉस्ट लगेगी? जो वहां पे काम करते हैं, बेक करते हैं, बेकर्स जिनको हम बोलेंगे, या फिर वो लेबर क्लास के अंदर आएंगे, उनको जो सैलरी या वेजेस दी वो इंक्लूड होगी. उसके बाद जो केक बनाने में ओवन्स यूज होते हैं या और इक्विपमेंट यूज होते हैं जो कि कैपिटल कॉस्ट के अंदर आएंगे, तो वो भी फैक्टर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगी. उसके बाद हमने जो दुकान या फैक्ट्री स्पेस लिया गया है केक प्रोडक्शन के लिए, जिसको हम लैंड या फिर बिल्डिंग की जगह यूज करते हैं, तो जो रेंट दिया गया है उस बेकरी बनाने के लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए, उसको भी हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे. और अल्टीमेटली जो एंटरप्रेन्योर है, जो मालिक है, वो इन सब के अंदर अपना जो, मान लीजिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एंड जो डायरेक्टर्स है उनको जो सैलरी दी जाती है, जो उनको पेमेंट की जाती है, चाहे वो उनकी सैलरी हो, चाहे वो उनको हाउसिंग अकोमोडेशन देना हो, या फिर उनको व्हीकल्स की फैसिलिटी देनी हो, वो सारी जो कॉस्ट होती है, एंटरप्रेन्योरशिप कॉस्ट होती है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी फैक्टर कोस्ट. तो ये सारी जो केक बनने तक की जो पूरी कॉस्ट लगती है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर कोस्ट. तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर कोस्ट इज क्लियर टू यू ऑल. मूविंग अहेड, so the next term or next concept which is important in this national income chapter is बेसिक प्राइस. बेसिक प्राइस डेफिनेशन क्या होती है ये देखते हैं.
Basic price is the amount received by the producer from the sales of goods and services, excluding the taxes but including the subsidies. It provides a more accurate reflection of the income generated by the प्रोड्यूसर। तो जो प्रोड्यूसर, जैसा कि हमने देखा था कि केक बन के रेडी हो गया, उस केक को सेल करना है। प्रोड्यूसर किसको सेल करेंगे? रिटेलर को या होलसेलर को सेल करेंगे। तो उसकी जो सेल करते हैं, जिसके अंदर हम टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए हमने कोई सब्सिडी ली है, मान लीजिए कि हमें कोई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम मिली है सरकार से, उसके तहत हमें सब्सिडी रिसीव हुई थी एक एंटरप्रेन्योर को, तो वो सब्सिडी तो इंक्लूड कर दी जाएगी, लेकिन टैक्सेस उसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। सो बेसिक प्राइस किसी भी गुड्स का क्या होगा? जो बेसिक प्राइस जो एक प्रोड्यूसर अपने होलसेलर या रिटेलर को बेचता है, विच इंक्लूड्स द सब्सिडी बट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्सेस, तो उसको हम बोलते हैं बेसिक प्राइस। फॉर्मूला क्या है बेसिक प्राइस का? सेलिंग प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इसको एक और एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। कंसीडर अ फार्मर सेलिंग वेजिटेबल्स। द बेसिक प्राइस इज द मनी रिसीव्ड बाय फार्मर फ्रॉम सेलिंग द वेजिटेबल्स माइनस एनी टैक्सेस पेड एंड प्लस सब्सिडीज रिसीव्ड। तो मान लीजिए जैसे कि कोई वेजिटेबल उगाता है फार्मर, तो उसको फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या होगा? वो बीज लेके आया, उसने ट्रैक्टर यूज किया, उसने अगर लैंड उसकी खुद की है या फिर रेंट पे ले रखी है तो रेंट जो दिया। इसके बाद बात करते हैं सब्सिडी की। उसने फर्टिलाइजर अगर वो लेके आया, वो यूरिया या डीएपी वो उस वेजिटेबल्स के अंदर डालता है, क्रॉप के अंदर डालता है, तो सरकार सब्सिडी देती है इन ल्यू ऑफ दैट फर्टिलाइजर। तो वो जो फर्टिलाइजर के एवज में सब्सिडी रिसीव की है, वो भी वो अपने बेसिक प्राइस के अंदर इंक्लूड करेगा। दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट, वो फैक्टर कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी, बट दैट विल बी द पार्ट ऑफ बेसिक प्राइस। और उसके बाद अगर वो सेल करता है और उसको कोई टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो टैक्सेस विल नॉट इंक्लूड इन दी बेसिक प्राइस। टैक्सेस कहां इंक्लूड होंगे? नेक्स्ट कंसेप्ट में इंक्लूड होंगे, विच इज मार्केट प्राइस। अभी बेसिक प्राइस देखा, नाउ कम्स market price. Market price is the price, that is final price paid by the consumer for the goods and services. It includes basic price along with taxes. So मान लीजिए मैं ये एक बोतल खरीदने जाता हूं, तो मैं जो प्राइस रिटेलर को जो पे करूंगा, चाहे ये मान लीजिए 10 रुपए मैंने बोतल खरीदी, तो 10 रुपीज इज द मार्केट प्राइस ऑफ दिस bottle. So it includes the basic price along with taxes levied by the government on this product. So it includes basic price along with taxes imposed by the government. It reflects the total cost borne by the consumer. तो जो जिस कॉस्ट में ये बोतल मुझे पड़ेगी, तो वो होगा मार्केट प्राइस। सो बेसिक प्राइस प्लस टैक्सेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्रोस वैल्यू एडिड, GVA, ग्रोस वैल्यू एडिड। ग्रोस वैल्यू एडिड, ग्रोस वैल्यू एडिड जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि टोटल कितनी वैल्यू ऐड की गई है इकोनॉमी में, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी फैक्ट्री या किसी भी सेक्टर के द्वारा, उसको हम बोलेंगे ग्रोस वैल्यू एडिड। सो इट इज अ की कंपोनेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर विच मेजर्स द contribution of each individual producer or any individual industry or any individual sector to the overall economy। तो किसी भी सेक्टर के द्वारा, किसी भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के द्वारा या किसी भी इंडिविजुअल इंडस्ट्री या फैक्ट्री के द्वारा कितनी वैल्यू हमारी नेशनल इनकम या फिर इकोनॉमी के अंदर ऐड की गई है, that is known as gross value added. It represents the total value of goods and services produced by an entity minus the cost of input, that is raw materials. तो देखते हैं इसका फॉर्मूला। GVA is equal to total sales या फिर total revenue generated from the sales minus the cost of input, that is intermediate consumption. तो total revenue minus input consumption is known as GVA, ग्रोस वैल्यू एडिड। कि जैसे किसी भी कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हम करेंगे,
मान लीजिए 10 रुपए का हमने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल की जो कॉस्ट रही वो उसमें से माइनस कर देंगे, जो अल्टीमेटली जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिड। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे? दो कंपोनेंट रहेंगे बेसिकली। वन इज revenue generated from the sales, the total income generated from the sales of goods and services, minus the cost of input, that is intermediate consumption, the cost of raw material, goods and services used in the production process. So these are the two components which are included in gross value added. So what is the significance of GVA? GVA की क्या significance रहती है? Basically it provides a more comprehensive measurement of the economy of a country or economic performance of a country than the traditional indicators such as GDP और जीएनपी। जो पुराने ट्रेडिशनल इंडिकेटर है जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उनकी बजाय जो ग्रोस वैल्यू एडिड होती है, जीवीए होता है, जो आजकल हम यूज करते हैं, तो जीवीए होता है वो एक बहुत ही ब्रॉडर और कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट देता है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देता है हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का, क्योंकि इट फोकसेस ऑन द वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड इट हेल्प टू एनालाइज द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर टू दी ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बेसिकली देखा जाए तो क्या रहेगा, जीडीपी में हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को देखेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या रही है। अब हम किसी भी, मान लीजिए कार बनाते हैं, कार की फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 10 रुपीज है, बट उसके अंदर बोल्ट लगेंगे, टायर लगेंगे, पेंट लगेगा, सीट कवर लगेंगे, सीट्स लगेंगी, तो कोई ना कोई इंडस्ट्री तो वो भी प्रोड्यूस कर रही है। तो हम फाइनल गुड्स कार का भी देख रहे हैं और जो इंटरमीडिएरी गुड्स थे उनका भी हम फाइनल प्राइस अपनी जीडीपी के डेटा के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो फिगर्स होती थी वो एक्यूरेट नहीं रहती थी। जीवीए के अंदर बेसिकली क्या करेगा, वो फाइनल गुड्स, जो फाइनल प्रोडक्ट आना है उसमें से जो रॉ मटेरियल्स हमने यूज किए हैं उसको माइनस कर देगा। इट विल गिव द होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ आवर इकोनॉमी। दैट्स व्हाई जीवीए इज मोर सिग्निफिकेंट देन जीडीपी। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, मान लीजिए कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड इट प्रोड्यूसेस कार वर्थ रुपीज 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए की कार प्रोड्यूस करती है और 5 करोड़ रुपए वो रॉ मटेरियल या फिर अदर इनपुट्स के अंदर लगा देती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल के अंदर लगा देती है। तो अल्टीमेटली जो ग्रोस वैल्यू एडिड रही है वो रहेगी 5 करोड़ रुपए एंड इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू एडिड बाय द कंपनी टू द इकोनॉमी थ्रू इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो कार बनाने में अल्टीमेटली जो टायर की कंपनी होगी वो भी अपना डेटा शो करेगी, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दी डेटा फॉर इकोनॉमी। तो यहाँ पे वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ जो ग्रोस वैल्यू एडिड इस कंपनी ने की है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, वो ही फिगर नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। सो इट गिव्स अ मोर clearer picture of the performance of the economy. Now moving on to the topic of GDP, gross domestic product. GDP, gross domestic product, definition की बात करें तो it is similar to national income, that is it is a comprehensive measure of the total economic output within the geographical boundary of a country in a specific period of time, usually a year. यही डेफिनेशन हमने नेशनल इनकम की भी देखी थी। मतलब इट ऑल्सो हैव 3 कंपोनेंट, दैट इज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, geographical limitation, that is within a country only, and third is usually a time frame, usually a year or a quarter or a half year. So it represents total market value of all the final goods and services produced by the factor of production, that is land, labor and capital within a country. तो जीडीपी की बात करें तो ये इसके अंदर ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है। एक देश के अंदर ही जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो गुड्स प्रोडक्शन दा है वो ही इंक्लूड किया जाएगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स में दैट वी हैव ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, इट कंसीडर्स ओनली द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अकर्स विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स एंड इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन बाय बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटिटीज विद इन द कंट्री। तो देखिए बात करते हैं कि जैसे ओएनजीसी है, ओएनजीसी विदेश, ओएनजीसी की 2 कंपनियां हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की, ओएनजीसी एंड ओएनजीसी विदेश। तो
मान लीजिए ओएनजीसी है हमारे केजी बेसिन, आपने नाम सुना होगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर मान लीजिए ऑयल एक्सट्रैक्शन करती है। तो केजी बेसिन बेसिकली फॉल्स विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। तो वहां से जो ऑयल एक्सट्रैक्शन करके सेल करेगी और जो फाइनल उसकी वैल्यू होगी जितना ऑयल एक्सट्रैक्शन किया है ओएनजीसी, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी डेटा। बट अगर अगर ओएनजीसी विदेश, मान लीजिए साउथ अफ्रीका के अंदर जाके ऑयल एक्सट्रैक्शन करती है, अपनी रिग लगा के वहां का एक कॉन्ट्रैक्ट लेके ऑयल एक्सट्रैक्शन करती है, और अल्टीमेटली ओएनजीसी विदेश को प्रॉफिट होगा वो ऑयल सेल करने से, तो लेकिन वो डेटा हम जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज आउट ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री दैट इज इंडिया। सो द value of oil extracted by ONGC Videsh away from the boundary of the country will not be included as a part of GDP। तो GDP के अंदर उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को काउंट किया जाएगा जो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रहती हैं या किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बनाई जाती हैं, कंसीडर करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सेवरले। सेवरले बेसिकली इंडिया के अंदर सेल नहीं करती गाड़ियां, कुछ टाइम पहले बंद कर दिया गया था, कुछ सालों पहले। बट सेवरले का प्रोडक्शन प्लांट है चेन्नई के अंदर, ठीक साउथ इंडिया के अंदर सेवरले का प्रोडक्शन प्लांट है जहां पे सेवरले की कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड सेवरले इज अ फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी ने यहाँ पे हमारे प्लांट लगाया हुआ है, तो उससे जो प्रोडक्शन होगा और फिर वो सारा का सारा एक्सपोर्ट किया जाएगा। सो विल दैट बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी और नॉट? यस, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। सिमिलरली आईफोन की बात करते हैं। आईफोन का अभी पता है आपने चेन्नई के अंदर प्लांट लगाया है विद द इन पार्टनरशिप विद टाटा। तो जो आईफोन इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं चेन्नई प्लांट में या किसी भी प्लांट में विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री दैट इज इंडिया, they will be the part, the value of all those iPhones will be the part of GDP of the country that is India। बट अगर हम आईफोन दुबई से, चाइना से या फिर यूएस से इंपोर्ट करते हैं और वो हमारे यहाँ पे सेल करते हैं, तो दैट इंपोर्टेड आईफोन विल नॉट बी द पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री बिकॉज दे हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम अदर टेरिटरी, अदर कंट्री। सो आपको समझ आया ज्योग्राफिकल लिमिटेशन की क्या, ज्योग्राफिकल बाउंड्री की क्या लिमिटेशन है इन ल्यू ऑफ जीडीपी। अब देखते हैं जीडीपी के क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं। बात करें जीडीपी के कंपोनेंट की, तो जीडीपी के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन बेसिकली क्या होता है, कोई भी हाउस होल्ड या बिजनेस हाउस जो एज ए एंड यूजर चीजों को कंज्यूम करता है या फिर किसी चीज को खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर करता है, दैट इज नोन एज कंजम्पशन पार्ट। सो एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड और बिजनेस हाउसेज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि कार खरीद ली, एलईडी खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया यूज के लिए, तो वो पार्ट होगा कंजम्पशन के लिए। दैट विल बी कंसिडर्ड इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। देन इज इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कोई बिजनेस हाउस है, वो अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए वो लैंड लेगा, दैट विल कम अंडर इन्वेस्टमेंट। उसके ऊपर फिर फैक्ट्री बनाएगा, दैट विल ऑल्सो कम अंडर द इन्वेस्टमेंट पार्ट। कोई मशीन खरीदेगा, कोई गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कोई मशीन खरीदेगा, तो वो जो मशीन जितने रुपए की खरीदेगा, दैट विल ऑल्सो कम अंडर इन्वेस्टमेंट पार्ट। So spending on the capital goods including the business investment like building the factory, new house or intermediary goods for future production, they all will be considered under the component of GDP। So consumption plus investment। Then is government spendings, G। सरकार क्या करती है, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाती है, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है सरकार के, वहां पे बहुत से एम्प्लॉयज होते हैं, स्टाफ रिक्रूट किया जाता है। उन स्टाफ को एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए एक सैलरी दी जाती है, वेजेस दी जाती हैं। तो जो सैलरी और वेजेस है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, वो भी जीडीपी का पार्ट रहेंगी। और
जो स्टाफ रखा जाता है उनके लिए कई इंटरमीडिएट, उनके लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि चेयर, टेबल, फैन, एसी, ऑफिस बनाना, ठीक है, कार प्रोवाइड करना, व्हीकल्स प्रोवाइड करना, स्टेशनरी प्रोवाइड करना, सो दैट वो अपना डे टू डे जो गवर्नमेंट मशीनरी का काम है वो कर सके। सो यूजुअली आजकल ये किससे किया जाता है? आजकल ये किया जाता है जेम पोर्टल से किया जाता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दैट इज नोन एज जेम पोर्टल। जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से किया जाता है। तो इसके थ्रू, जेम पोर्टल के थ्रू या फिर किसी भी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो भी हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर मानेंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है जैसे सोशल स्पेंडिंग्स होती है, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यूथ को मिलता है। सो विल दे बी पार्ट ऑफ जीडीपी? नो, दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग अंडर जीडीपी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्टीमेटली मान लीजिए किसी भी अनएम्प्लॉयड यूथ को अगर कोई अलाउंस दिया जाता है, अल्टीमेटली वो क्या करेगा? वो जाके कंजम्पशन करेगा, कुछ सामान खरीदेगा उससे अपने जीवन यापन करने के लिए। तो अगर वो यहां भी हम ऐड कर देंगे और कंजम्पशन में भी हम ऐड कर देंगे तो जीडीपी में डेटा डबल हो जाएगा। सो ऑल द सोशल स्पेंडिंग सच एज ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, senior citizen pension or this unemployment allowances or any other social security benefits, they will not be the part of government spending. So while calculating the GDP, so इसके अंदर होगा सैलरी, जेम पोर्टल से स्पेंडिंग, तो ये भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। और क्या इंक्लूड होगा? और इंक्लूड होगा हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कितना हमने इंपोर्ट किया, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, उसका जो डिफरेंस रहेगा वो भी हम अल्टीमेटली जीडीपी के कंपोनेंट को मानेंगे। सो दिस इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये जो फिगर आ जाएगी, तो दैट विल बी द टोटल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। सो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो डिफरेंस रहेगा वो दिस विल बी जीडीपी। सो दिस इज जीडीपी। सो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट किया जीडीपी, हमने डिटेल्ड वे में देखा। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द जीडीपी। जीडीपी को कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड रहते हैं? बेसिकली 3 मेथड रहते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडिड मेथड। आज के दिन जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं एज पर इंटरनेशनल कन्वेंशंस, दैट इज वैल्यू एडिड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड जिसको हम बोलेंगे। सो जीडीपी इज इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडिड एट बेसिक प्राइसेस। हमने ग्रोस वैल्यू एडिड का कंसेप्ट पहले पढ़ा था कि कितनी वैल्यू एडिशन की है किसी भी सेक्टर ने, किसी भी इंडिविजुअल ने, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ने या फिर इंडस्ट्री ने इकोनॉमी के अंदर, दैट इज नोन एज ग्रोस वैल्यू एडिड at basic prices plus taxes on those products minus subsidies on those products. So this will be the GDP, कि अल्टीमेटली कितना जीवीए था, ग्रोस वैल्यू एडिड थी, उसमें सरकार ने कितना टैक्स लगाया और उसको ऐड कर देंगे, और कितनी सब्सिडी ली गई थी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट विल अल्टीमेटली गिव यू द नंबर ऑफ जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एज पर प्रोडक्शन अप्रोच और वैल्यू एडिड अप्रोच। सो जीवीए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएरी गुड्स लाइक रॉ मटेरियल्स। देन इज टैक्सेस, हमने यहाँ पे देखा टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स। टैक्सेस मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सेल टैक्स, जीएसटी वगैरह जो होगा, that will be added for the sake of GDP, and subsidies will be subtracted. So government subsidies that reduce the cost of goods and services, उसको हम माइनस कर देंगे, तो we will get our data for the GDP as per this method. एग्जाम्पल देखते हैं, हमने पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था ग्रोस वैल्यू एडिड में, उसी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 10 करोड़ रुपए की कार्स बनाती है, जिसके अंदर 5 करोड़ रुपए लैंड, लेबर
और कैपिटल के पैसे लग जाते हैं तो उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा जीवीए आ जाएगा। ग्रोस वैल्यू एडिड कितनी आएगी? 5 करोड़ रुपए आ जाएंगी। और उस 5 करोड़ में हम जो टैक्स लेवी किया गया है, जो टैक्स लेवी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, मान लीजिए 20% टैक्स लेवी किया गया है, तो वो ऐड कर देंगे, दैट विल बी 7 करोड़ रुपीज। और मान लीजिए 15% कोई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जैसे पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम में हमें सब्सिडी मिल जाती है एज पर अवर प्रोडक्शन। तो मान लीजिए 15% की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी, तो 15% मीन्स 1.5 करोड़, तो वो माइनस कर देंगे। अल्टीमेटली अवर जीडीपी विल बी 6.5 करोड़। सो 5 crore is the GVA plus 2 crore is the taxes minus 1.5 crore is the subsidy. Ultimately the GDP is 6.5 crores. So ये हमारा था प्रोडक्शन अप्रोच से या फिर जीवीए अप्रोच से। नेक्स्ट मेथड इज इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच से कैसे हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे? तो इनकम अप्रोच से जो फॉर्मूला है दैट इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, मतलब किसी को कितनी वेजेस, सैलरी कितनी मिलती है, दैट इज नोन एज कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, ग्रोस प्रॉफिट होता है किसी इंडस्ट्री का, कंपनी का, दैट विल बी एडिड इन द कंपनसेशन। देन ग्रोस मिक्स्ड इनकम जो होती है, और किसी रेंट से इनकम आई, फिर फेयर से, ट्रांसपोर्टेशन से जो इनकम आई, दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस। एंड और जो प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्शन थे, उन पे कितना टैक्स लगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अलोंग विद इंपोर्ट्स, जो हमने इंपोर्ट किया वो भी इंक्लूड किया जाएगा, माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज को इसके अंदर से माइनस कर देंगे। और साथ में जो हमारी कॉरपोरेशंस हैं उनका ऑपरेटिंग सरप्लस या प्रॉफिट कितना आया, और फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर हमारा कंजम्पशन क्या रहा। तो ये एक पूरा फॉर्मूला हो जाएगा जीडीपी को कैलकुलेट करने का। तो कंपनसेशन में क्या आएगा? वेजेस एंड सैलरीज पेड टू द वर्कर, तो इसमें हम कंपनसेशन को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट इज ग्रोस प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस हाउसेज के द्वारा जो ग्रोस प्रॉफिट अर्न किया गया है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन दी जीडीपी। ग्रोस मिक्स्ड इनकम, इनकम अर्न्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, जैसे कि खुद की कोई दुकान है या होकर है या स्ट्रीट वेंडर है, उनकी क्या इनकम रही है, वो ग्रोस मिक्स्ड इनकम के अंदर आएगी, ये भी हम उसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो टैक्स लगे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगे हैं, जैसे अभी आजकल जीएसटी लगा है, सर्विस टैक्स लगा है, वो भी उसके अंदर ऐड कर लेंगे। गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है वो उसमें से माइनस कर देंगे। नेट ऑपरेटिंग सरप्लस ऑफ कॉर्पोरेशन, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग दी प्रोडक्शन कॉस्ट, किसी भी कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम बीपीसीएल है, उनका जो नेट प्रॉफिट है डिडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटा के वो इंक्लूड करेंगे। एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो डेप्रिसिएशन हुआ है कैपिटल गुड्स के अंदर, मान लीजिए कोई मशीन टूटी फूटी है, उसका डेप्रिसिएशन हुआ है, उसमें वियर एंड टियर हुई है, उसको भी हम ऐड करेंगे। तो हमारा टोटल जीडीपी आ जाएगा एज पर इनकम मेथड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज जीडीपी एज पर एक्सपेंडिचर मेथड। हम ऑलरेडी जब कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी देखे थे तब हम ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स लुक इनटू दैट अगेन। तो जीडीपी एज पर एक्सपेंडिचर मेथड इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंजम्पशन होगा स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट means spending on capital goods such as land, labor या residential construction, government spending like wages, salaries या फिर government contracts through GEM portal, and net export, that is export minus import. So this is expenditure method of calculating the GDP. अब बात करते हैं क्या डिफरेंस है जीवीए में और जीडीपी में। तो जीवीए बेसिकली हमने देखा था ग्रोस वैल्यू एडिड, एंड जीडीपी इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशनशिप देखते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन जीवीए, दैट इज ग्रोस वैल्यू एडिड, एंड जीडीपी इज दैट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम ऑफ जीवीए अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स plus taxes minus subsidies on the product. Mathematically, GDP is equal to GVA plus taxes minus
सब्सिडीज, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीवीए एंड जीडीपी विच इज यूजुअली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जीडीपी एंड जीवीए का क्या डिफरेंस रहता है. सो जीडीपी इज ग्रोस वैल्यू एडिड along with the addition of taxes and subtraction of subsidies. 2015 से पहले GDP was estimated at factor cost, but from 2015 GVA at basic prices is used to calculate the GDP at market price to conform with the international standards such as System of National Accounting of the United States. 2015 तक हम जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते थे, जो हमारा फैक्टर कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन रहता था, जो कि फैक्टर कॉस्ट पे प्रोडक्शन मतलब द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एनी एंटिटी और बाय विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री माइनस द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडियरी कंजम्पशन. तो वो फैक्टर कॉस्ट पे हमारा जीडीपी आ जाता था. लेकिन 2015 के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करने के लिए, जैसे कि सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट, हम इस मेथड को हमने छोड़ दिया और हम ग्रोस वैल्यू एडिड प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, हमने इस मेथड को अभी अपना लिया है. तो इस मेथड से हम अभी अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज अबाउट जीडीपी एंड जीवीए. In the next lecture, we'll look into the concept of GNP, that is gross national product, real GDP versus nominal GDP, and what is the role of base year and how base year is calculated, and which department of the government calculates or recommends the base year. So stay tuned. Thank you very much. Jai Hind.